आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड की जो साइंस सब्जेक्ट होती है उसके यहाँ पर हम टीचिंग मेथड पढ़ रहे हैं और जो बाइलैंग्वेज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। आज हम देखेंगे यहाँ पर आरपीएससी हो या जितने भी अपने शिक्षक भर्ती एग्जाम्स है उनके अपन भैया यहाँ पर पीवाईक्यूज देख रहे हैं। 2011 से 2026 तक के जितने भी पीवाईक्यूज हैं सारे भैया हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। उसके बाद में अपन यहाँ पर डिटेल यहाँ पर इसका सिलेबस और डिटेल इसकी भी थ्योरी क्लासेस भी हम लेकर आएंगे। तो आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि अगर आप लोग ये क्लासेस कंटिन्यू देखना चाहते हैं, अगर आप लोगों को इसमें थोड़ा सा भी बेनिफिट हो रहा है तो हमें कमेंट करके जरूर इस बात को बताइएगा। और आज अपनी जो क्लास है भैया ये 4th नंबर की क्लास रहने वाली है, क्योंकि हमने भैया शुरुआत की है आरपीएससी के पीवाईक्यू से। तो अब तक भैया हम 2011 देख चुके हैं, 2013 के देख चुके हैं, 2015 का अपन देख चुके हैं और आज अपन पीवाईक्यूज देखेंगे 2016 की जो शिक्षक भर्ती हुई थी सेकंड ग्रेड के, उसके अपन यहाँ पर पीवाईक्यूज देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो भैया नंबर यहाँ पर सबसे पहले अपन देखने वाले हैं 61 नंबर का क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है कि आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं। पहला क्वेश्चन अपने पास में, प्रक्रिया के रूप में विज्ञान की प्रकृति में सम्मिलित होते हैं। यानी आप लोग ये देखिए कि नेचर ऑफ साइंस का जो प्रोसेस होता है उनमें से कौन सी चीजें यहाँ पर इंक्लूडेड है। तो जैसे यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है अपने पास में कॉन्सेप्ट आ रहा है, फिर अपना यहाँ पर मेथड्स आ रहे हैं, फिर अपने यहाँ पर थ्योरीज आ रही है, उसके बाद में अपनी डेफिनेशंस और यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ साइंस है। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों से पूछा है कि कौन सी चीज यहाँ पर ऐड है यानी इंक्लूडेड यानी सम्मिलित है। तो सम्मिलित की जब भी बात होगी तो यहाँ पर भी या वैज्ञानिक विधि को यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक विधि। और आप लोग हमारे टेलीग्राम को भी यार ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर मैं आपको इसके एमसीक्यूज वगैरह यहाँ पर कंप्लीट आपको मटेरियल अवेलेबल करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन अपने पास में, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है। देखिए ये सारे क्वेश्चन से एग्जाम में पहले आ चुके हैं। सबसे पहले अपने पास में है आवश्यकता का सिद्धांत, फिर है शिक्षक केंद्रिता का सिद्धांत, देखो नोटिस करो इस चीज का, फिर अपना उपयोगिता का सिद्धांत और फिर अपना यहाँ पर लचीलेपन का सिद्धांत। तो अगर आप लोगों ने यहाँ पर थ्योरी पढ़ी होगी इसकी, तो वहां पर देखो शिक्षक केंद्रिता का सिद्धांत यानी कि आपको ये पता है कि यार आजकल की जो शिक्षा पद्धति है वो तो बाल केंद्रित है। तो आप लोगों ने अगर नहीं भी पढ़ा होगा ना तो भी आपका आंसर है जो यहाँ पर सही बैठ जाएगा कि यहाँ पर शिक्षक केंद्रिता का यहाँ पर कोई यहाँ पर सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता दल शिक्षण से संबंधित नहीं है। यानी आप लोगों से बोल रहा है कि भैया कौन सा इनमें से जो कैरेक्टर है वो टीम टीचिंग से रिलेटेड नहीं है। तो पहला अपन देखते हैं यहाँ पर, एक कक्षा को 2 या 2 से अधिक अध्यापक एक साथ पढ़ा सकते हैं। देखो भाई ये तो दल शिक्षण में होता है, यह एक बाल केंद्रित शिक्षण विधि है। चलिए एक बार वैसे आंसर तो निकल चुका है लेकिन फिर भी अपन सारे ऑप्शन इसके पढ़ लेते हैं। इसमें कक्षा अनुदेशन पूर्ण रूप से और पूर्ण व्यवस्थित होता है और यह सामूहिक उत्तरदायित्व पर आधारित होती है। तो देखो इसका आंसर आएगा यहाँ पर नंबर 2, क्योंकि यार यहाँ पर जो शिक्षक है वो थोड़ा सा यहाँ पर ज्यादा प्रभावी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान प्रयोगशाला का आकार निर्धारित करते समय निम्नलिखित में से किस कारक को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यानी कि जब आप लोग ये साइंस की लेबोरेटरी बनाते हैं तो उसके अंदर आपको किस चीज का विशेष ध्यान रखना होता है। पहला है उपकरणों का प्रकार यानी कि इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं। दूसरा, एक समय में कार्य करने वाले अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या, क्योंकि अपन जो प्रयोगशाला बना किन के रहे हैं, विद्यार्थियों के लिए बना रहे हैं। तो हमें इस चीज का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि एक बारी में कितने विद्यार्थी प्रयोगशाला में कार्य कर सकते हैं या प्रयोगशाला का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिल्कुल अपने को इसी चीज के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, किस प्रकार का मूल्यांकन विद्यार्थियों के अधिगम की विशिष्ट कमजोरियों को पहचानने के लिए उपयुक्त है। यानी कि हमारे से क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से भैया कौन से टाइप का जो मूल्यांकन अपन करते हैं उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों की जो स्पेशल जो कमजोरियां हैं, बच्चे में क्या कमजोरी है उसको पहचानने में अपने को मदद मिलेगी। तो देखिए
इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आप लोग डॉक्टर साहब के पास में जाते हो तो वो पर्ची पे सबसे पहले 1-2 टेस्ट लिखता है कि भाई खून की जांच कराओ या इसकी जांच कराओ या एक्सरे कराओ। तो वो क्या चीज है भैया, वो आप लोगों को डायग्नोस कर रहा है। तो यहाँ पर भी अगर आप लोगों को कोई डायग्नोस सब दिख रहा है तो वही आप लोगों का यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, यानी यहाँ पर हो गया आपका निदानात्मक। क्योंकि हमें निदान का नहीं लगेगा तो अपन उपचार कहां से करेंगे उसका, तो आपका राइट आंसर सी हो गया यहाँ पर। अगला है, विज्ञान का अन्य विषयों के साथ सह संबंध को स्थापित करने में निम्नलिखित में से कौन मुख्य भूमिका निभाता है। यानी कि अगर आप लोगों को लगे कि इंपॉर्टेंट रोल कौन से सब्जेक्ट का है साइंस के अंदर, तो यहां पर आप लोग यहां पर देखेंगे ना, तो पाठ्य पुस्तकें बिल्कुल भैया, बुक्स भी यहां पर है, टीचर भी यहां पर है, करिकुलम भी यहां पर है, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आ जाएगा भैया उपयुक्त सभी, यानी कि भैया शिक्षण के लिए तो हमें इन सभी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो ये तो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, 2 बार एग्जाम में आ भी चुका है, लैटिन भाषा से भैया करिकुलम शब्द की यहाँ पर उत्पत्ति हो चुकी है। अगला क्वेश्चन अपने पास में, निम्नलिखित में से कौन सा सोपान या कौन सा स्टेप परियोजना विधि से संबंधित नहीं है, यानी प्रोजेक्ट मेथड से कौन सा भैया यहाँ पर संबंधित नहीं है। देखो इसकी पूरी डिटेल में आपको आगे पढ़ाऊंगा थ्योरी में, तो आपको और अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन हो जाएगा। लेकिन पहले एमसीक्यू पढ़ाने का मतलब यही है, या पीवाईक्यू करवाने का यह है कि जिन भैयों ने या जिन टीचर्स ने भैया पहले से पढ़ रखा अपना सिलेबस, तो वो इनको यहाँ पर एक बार देख सके। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर फॉर्म अपनी उपकल्पनाओं का निर्माण। देखो यहाँ पर पहला ही पॉइंट आ गया, यहाँ पर उपकल्पनाएं भैया अपने प्रोजेक्ट में होती ही नहीं है। आगे की देखो प्रोजेक्ट की तैयारी है, प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना है, इसका एवेल्युएशन करना है, ये तो सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर ये हाइपोथेसिस वाला मामला नहीं है। नेक्स्ट, कक्षा के बाहर संचालित क्रियाकलाप जहां छात्र अवलोकन करते हैं। ये बात हो रही है कक्षा के बाहर कोई विद्यार्थी है जहां पर विद्यार्थी अवलोकन करते हैं और यानी ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं, साथ में भैया ये जो प्राकृतिक घटना है उसकी व्याख्या करते हैं। तो इस चीज को अपन क्या कहते हैं। देखो भाई, क्लास के अंदर अगर बच्चे अंदर बैठे हैं तो वो बात अलग है। अब ये कंडीशन कहाँ की है, क्लास के बाहर की, यानी आप लोग भैया बालकों को बाहर लेकर जा रहे हैं, यानी आप किसी ट्रिप पे लेके जा रहे हैं, किसी घूमने के लिए लेके जा रहे हैं, शैक्षणिक भ्रमण के लिए लेके जा रहे हैं, तो वह क्या कहलाती है आप लोगों का, शैक्षणिक भ्रमण कहलाती है। ठीक है, यानी फील्ड ट्रिप हम इसको कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है, सीसीई की बात कर अपन यहाँ पर, इसमें जो यहाँ पर जो व्यापक लिख रखा, कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन लिख रखा, उसका मतलब क्या यार। ठीक है, देखो व्यापक का मतलब आप पहले खुद भी समझ सकते हैं कि भाई जो अपने 3 पक्ष होते हैं, जिसके अंदर अपना संज्ञानात्मक हो गया, अपना भावात्मक हो गया, अपना क्रियात्मक हो गया, उन सभी को भैया समाहित करना, उन सभी को एकत्रित करना, वह आप लोगों का व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी, यहां पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन क्या थोड़ा सा बड़ा था, इसलिए मेरे को यहां पर फॉन्ट की साइज कम करनी पड़ी है, लेकिन मैं आपको फ्यूचर में ये मटेरियल आपको इसकी पीडीएफ है जो कोशिश करूंगा आप लोगों को अवेलेबल करवाने की टेलीग्राम वगैरह पे। अगला क्वेश्चन अपने पास में कार्य योजना। कार्य योजना मतलब यहां पर अपने पास में POA 1992 NPE 1986 में शिक्षक की निम्नलिखित में से किन भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों पर विशिष्ट बल दिया गया है। यानी मान के चलिए जो NEP 1986 है उसमें शिक्षक की कौन सी भूमिकाओं के ऊपर यहाँ पर स्पेशली यहाँ पर मतलब फोर्स किया गया या उसके ऊपर अटेंशन दिया गया। पहले देखते हैं अपन, शिक्षण एवं मार्गदर्शन करना, यानी शिक्षक का काम क्या है भैया, टीचिंग करवाने का और गाइडेंस देने का। बिल्कुल भैया इसके ऊपर भी जोर दिया गया है। आगे अपने पास में प्रयोग एवं अनुसंधान करना। अब विज्ञान का शिक्षक है तो भैया एक्सपेरिमेंट भी करेगा यहाँ पर और रिसर्च भी करेगा। अगला है सामाजिक एवं विस्तार सेवाओं में भाग लेना। देखिए विज्ञान का शिक्षक है तो उसका उद्देश्य खाली विज्ञान विषय को ही विद्यार्थियों तक नहीं देना है,
उसका उद्देश्य है उसको सोशल भी यहाँ पर बनाना है। तो यहाँ पर क्या होंगे, जो तीनों ऑप्शन है ना, तीनों ही यहाँ पर सही है। तो ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। तो राइट आंसर हो गया आप लोगों का 1 नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पद रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का अंतिम यानी लास्ट स्टेज बोल रहा है आपको लीनियर प्रोग्राम का। तो लास्ट स्टेज अगर आप लोगों को पता है तो जो सबसे लास्ट में आता है वो है आप लोगों का परीक्षण पद, यानी जहां पर अपन इसकी टेस्टिंग करते हैं वह भैया इसका अंतिम पद होता है। चलिए नेक्स्ट अपना एनसीएफ 2005 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा मार्गदर्शक सिद्धांत सही नहीं है। देखो भाई, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में जो गाइडेंस दे रखी थी उनमें से कौन सा प्रिंसिपल है जो इसमें शामिल नहीं है। पहला है अपना ज्ञान को स्कूल से बाहर बिल्कुल जोड़ना है भैया, ये तो काम है ही कि बच्चों को हमें किताबी कीड़ा नहीं बनाना है, उनको हमें यहाँ पर सामाजिक भी बनाना है। पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो, यानी कि जो रटने का जो रोट मेथड है उसका यूज कम से कम हो या उसको अवॉइड किया जा सके। परीक्षा को अधिक जटिल यानी कि एग्जाम को भैया और ज्यादा कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट बना दे, नहीं भाई ये हमारा उद्देश्य यहाँ पर नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो गया अपना नंबर 3, इसका राइट आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि बाल केंद्रित विधि है। देखो डेमोस्ट्रेशन में बालक यहाँ पर इतने सक्रिय नहीं रही हैं, और दूसरी है व्याख्यान विधि, वो तो बिल्कुल ही नहीं है। अगली है यहाँ पर व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि, ना भाई ये भी नहीं है। तो सबसे लास्ट में क्या है कि प्रयोगशाला विधि, जहां पर भैया बालक खुद सक्रिय होकर यहाँ पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व गुणों को नहीं दर्शाती। देखो इसका मतलब समझो आप, इसका मतलब ये हो गया कि भाई इनमें से कौन सा एक कैरेक्टर है जो साइंटिफिक एटीट्यूड हमें यहाँ पर नहीं दिखाता है, हमें उसकी पर्सनैलिटी से पता नहीं लगता। तो पहला उदार मनोवर्ती यानी कि ओपन माइंडेड है, चल जाएगा। जिज्ञासा की प्रवृत्ति यानी क्यूरियोसिटी है, चल जाएगा। कार्य कारण संबंधों विश्वास है यानी केस एंड इफेक्ट रिलेशनशिप रखता है, चल जाएगा। अंधविश्वासों में विश्वास, ये नहीं चलेगा भैया। तो राइट आंसर हो गया अपना 4 नंबर, इसका राइट आंसर होता है। देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लूम की टैक्सोनॉमी के अनुसार भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों का सही क्रम है। भैया देखो ये आप तभी कर पाओगे जब आपने अच्छे से इनकी टैक्सोनॉमी पढ़ी है और उनके उद्देश्य पढ़े हैं। लेकिन मैं आपको फिर भी इसका थोड़ा सा यहाँ पर एक हिंट देता हूं कि जो अपनी टैक्सोनॉमी का जो भावात्मक पक्ष है वो स्टार्ट होता है अपनी रिसीविंग से स्टार्ट होता है, क्योंकि कोई ना कोई चीज के प्रति अगर अपन भाव व्यक्त करेंगे तो सबसे पहले अपन इसको ग्रहण करेंगे, फिर अपन उसका रेस्पॉन्स करेंगे, फिर अपन उसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर अपन उसको पूरा ऑर्गेनाइज करेंगे और लास्ट में हम इसका चरित्रीकरण या उसको अपन कैरेक्टराइजेशन कहते हैं। इस प्रकार से भैया हमारा एक क्रम होता है। तो अगर अपन बात करें सबसे पहले आग्रहण, देखो इनमें अगर आप लोग फंस जाओ ना तो आप इनकी इंग्लिश देख लेना। तो देखो 3 ऑप्शनों के अंदर आप लोगों को दबा के दे रहा, यानी चौथा ऑप्शन तो अपना कट गया। अगला अपने पास में है देखो आग्रहण के बाद में यानी रिसीव कर लिया, फिर अपने को क्या करना है उसका रेस्पॉन्स करना है। तो रेस्पॉन्स का मतलब यहाँ पर नंबर ये वाला अपना राइट आंसर आ गया। बस यहीं पर आगे आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। यानी कोई भी चीज आप पढ़ो ना तो उसको आप लोग थोड़ा सा समझ के पढ़ना है आप लोगों को, रटने से भैया अब इस समय यहाँ पर काम आपका नहीं चलेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने आगमनात्मक अधिगम को प्रोत्साहित किया है। यानी भाई इनमें से कौन सा साइकोलॉजिस्ट है जो अपना इंडक्टिव लर्निंग को यहाँ पर प्रमोट करता है। तो अपने ब्रूनर साहब हैं, सीधी बात है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। विद्यालय में विज्ञान क्लब यानी जो अपना साइंस क्लब होता है उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है। चलो भाई, अध्यापकों के व्यक्तित्व का विकास करना, ना। टीचर्स का थोड़ी हमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है, ना। प्रधानाचार्य के प्रबंधन कौशल का विकास करना, ना। हेडमास्टर से भी हमें यहाँ पर नहीं है, उसका थोड़ी स्किल बढ़ाएंगे हम। अभिभावकों को विद्यालय से जोड़ना, ये भी नहीं है। तो लास्ट वाला इसका राइट आंसर हो गया
कि भैया टू डेवलप क्रिएटिव एंड ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी ऑफ स्टूडेंट, यानी कि बालकों में सृजनात्मकता और संगठनात्मकता का विकास करना हमारा उद्देश्य है। चलिए, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण का गुण है। देखो, ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम्स होते हैं वो क्यों लिए जाते हैं आपको पता है, क्योंकि भाई एक तो ये रिलायबल होते हैं। रिलायबल का मतलब अगर 20 लाख भी बैठ रहे हैं तो भी उनका एग्जाम लिया जा सकता है। दूसरा, इनकी कॉपी चाहे 10 बार जांचोगे तो भी सेम आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, यानी कि विश्वसनीयता व वैधता दोनों होती है ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस के अंदर, और सिलेबस को भी पूरा कवर करते हैं। तो पहला पॉइंट है यहाँ पर, परीक्षण पदों में विश्वसनीयता वैधता है, बिल्कुल ये गुण तो है। आगे और देखते हैं। वैसे राइट आंसर अपने को यहीं पर मिल चुका है, फिर भी अपन देख लेते हैं। अध्यापक छात्र की आंतरिक अनुभूति का आकलन कर सकता है? नहीं नहीं, अंदर क्या है कुछ नहीं पता लग रहा है इसमें। वो तो अपन निबंधात्मक लिखेंगे तब हमें थोड़ा बहुत पता लग सकता है कि वह विद्यार्थी कैसे क्या चीजें सोचता है। प्रश्नों का निर्माण सरल होता है, कोई जरूरी नहीं है। 40% कट ऑफ भी पार नहीं हो रही है। अंकन प्रक्रिया समय लेने वाली होती है? नहीं होती है। स्कोरिंग फटाफट से हो जाती है, रिजल्ट कॉपी जल्दी जांच ली जाती है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी अप्रक्षेपित, यानी भैया नॉन प्रोजेक्ट बोल रहा है यहाँ पर, शिक्षण सामग्री नहीं है? नहीं के ऊपर आप लोग देखना ये कौन सी यहाँ पर नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड्स है। देखो भाई, फ्लैनल बोर्ड है, चार्ट है और मॉडल है। ठीक है, ये तो अपने बीएड में भी यूज किया होगा। तो ये अपना राइट आंसर है इसका, मोशन पिक्चर्स इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये अपने क्वेश्चन थे दोस्तों आज के अपने। तो उम्मीद करो आप लोगों को अच्छा समझ में आ रहा होगा। कोई भी सवाल हमें कमेंट में बता दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर कुछ भी समझ में आता है तो। और आज के लिए धन्यवाद। राम राम सा।